हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही थी हमारे राष्ट्रीय एकता करने में, यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण करने में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ उन रियासत के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उस प्रिंसली स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसे यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, जिसमें हम हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 का जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसका हमारा पहला चैप्टर है जो कि हमारा चैलेंजेस ऑफ द नेशंस। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया। इन 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देता हूँ। तो इन 2 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडियाज इंडिपेंडेंस। फिर हमने इसी में डिस्कस किया था 2 जो रीजन थे, द रीजन फॉर दिस पार्टीशन। was टू नेशन थ्योरी। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये 2 नेशन थ्योरी क्या है। 2 नेशन थ्योरी क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सेगमेंशंस प्रॉब्लम। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि इसमें हमने 2 पाकिस्तान के बारे में बात किया था। 2 पाकिस्तान का मतलब था कि आपका एक ईस्ट और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से। फिर हमने इसी में डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ स्टेट। फिर हमने पब्लिक डिसेंट, यानी कि पब्लिक की क्या राय थी, या सॉरी पब्लिक की जो असहमति थी, लोगों की जो असहमति थी, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। और क्या प्रॉब्लम्स थे माइनॉरिटीज के, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। और क्या रिजल्ट आए थे पार्टीशंस के, उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रिजल्ट ऑफ डिवीजन। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि नेशंस बिल्ड जो चैलेंजेस थे, नेशन बिल्डिंग चैलेंजेस, उसमें हमने 3 तरीके के चैलेंज के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहला था, पहले इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया, यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण। उसके बाद था दूसरा चैलेंज हमारा इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। फ्रेंड, मैंने जब लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था उसमें मैंने कहा था 1950 से लेकर के 1951 में हमने पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया था। तो उसको करेक्शंस कर लेना, वो 1950 से नहीं, 1951 से लेकर के 1952 तक के बीच में हमारा पहला इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था। तो ये थोड़ा सा
डेट में मिस्टेक हो गया था, आप उसको करेक्शंस करना कि वो 1951 से 1952 तक हुआ था हमारा पहला इलेक्शन। और तीसरा जो चैलेंजेस था वो था डेवलपमेंट। क्या था हमारा वो? डेवलपमेंट। इन 3 चैलेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे प्रिंसली स्टेट के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लेक्चर सेकंड में। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कंट्री के जो पहले होम मिनिस्टर थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किस तरीके से हमारी कंट्री को क्या किया, एक यूनाइट किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी कंट्री का मैप है 2023 का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2023 के मैप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो 3 जो हमारे रजवाड़े थे, पहला था हमारा हैदराबाद, दूसरा मणिपुर और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, JNK। और इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा मणिपुर। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद, ये रहा आपका हैदराबाद। ओ सॉरी, ये तो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद, तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो ये 3 स्टेट का नाम याद रखिएगा, बीसी कार्ड में हम डिस्कस करेंगे। एक साइड आपका क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा, फिर हम हैदराबाद और मणिपुर, इन 3 जो प्रिंसली स्टेट थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए, अगर हम बात करें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओ सॉरी एक मिनट, वल्लभ भाई पटेल। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके द्वारा ही क्या है, हमारे भारत को क्या किया गया था, एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो एक अखंड भारत हमें देखने को मिलता है, अखंड भारत, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। यानी कि जब हमारी कंट्री आजाद हुई 1947 में, उस टाइम पे क्या थे, 565 क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, कौन? गवर्नमेंट, तो उनके द्वारा काफी ज्यादा सूझबूझ के तहत क्या है, इन सारे प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया गया कि आप भारत में मिलकर के एक यूनाइट इंडिया फॉर्म करें। यूनाइट इंडिया यानी कि एक अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत। इसमें से बहुत से तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो इजीली कन्विंस हो गए और उनके द्वारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या किया गया था, साइन किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि जो जो प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल होना चाहते थे उन सब के द्वारा क्या है, एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया जिसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगर हम बात करें इनपे, जैसे कि ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर था जिसे हम MOU के नाम से भी जानते हैं। तो उस पे क्या है, जितने भी जो प्रिंसली स्टेट हैं 565, इन सब ने मिलकर के जिस MOU पे साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे किस नाम से जाना जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया हमारे कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा।
अब देखिए जो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट प्रिंसली स्टेट थे, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट ये एग्री थे, यानी कि ये सहमत थे भारत में मिलने के लिए, टू ज्वाइन इंडिया। बट कुछ स्टेट ऐसे थे जो आसानी से हमारी कंट्री में विलय नहीं करना चाहते थे, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंस नेशंस के तौर पे अलग रखना चाहते थे, जिसमें हम बात करते हैं हैदराबाद आता है, हैदराबाद आता है, फिर मणिपुर, और तीसरे पे आता था जम्मू कश्मीर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। देखिए जो हमारी कंट्री को अखंड किया गया था, इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। उन्होंने अपनी जो भी पॉलिटिकल नॉलेज थी उनसे के जो उसके बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपनी समझदारी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, जितने भी जो रजवाड़े थे उनको कन्विंस किया कि वो भारत में आकर के विलय कर ले, यानी कि भारत में आकर के ज्वाइन कर ले। और उनके द्वारा ही हर एक प्रिंसली स्टेट पर किस पे साइन करवाया गया था? एमओयू, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया गया। तो हमारी कंट्री को यूनाइट करने में, यानी कि अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफी बड़ा योगदान रहा। इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें किसका नाम दिया गया? आयरन मैन का नाम दिया गया। ये आयरन मैन का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं, फिर ये हमारी कंट्री के क्या बने थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यानी कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित करने के लिए हमारी करंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, गुजरात में क्या बनवाया गया है? एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, यानी कि सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। तो क्या बनवाया गया था? हाँ, क्या बनवाया गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी किसके रिस्पेक्ट में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं जो हमारे 3 रजवाड़े थे, यानी कि जो 3 प्रिंसली स्टेट थे उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। आज के टाइम पे हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है। लेकिन 1947 में हैदराबाद क्या था? ये एक प्रिंसली स्टेट था। हैदराबाद क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था। मणिपुर भी एक क्या था? प्रिंसली स्टेट था। और जम्मू कश्मीर भी क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। ये रहा आपका हैदराबाद, हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। तो देखिए हैदराबाद की बात करें तो हमारे कंट्री में जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से क्या था? हैदराबाद एक सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट में से एक था। हैदराबाद का जो रूलर था उसे निजाम कहा जाता था। वहां के रूलर को क्या कहा जाता था? निजाम। तो हैदराबाद का जो रूलर था निजाम, यानी कि निजाम का मतलब होता था सबसे अमीर आदमी, यानी कि रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन। और उसी का ही रूल था किस पे? हैदराबाद पे। तो जो हैदराबाद का जो निजाम था वो क्या चाहता था कि इंडिया से सेपरेट रहे। वो क्या रहे? सेपरेट। क्या रहे? सेपरेट रहे।
यानी कि वो भारत से अलग होकर के क्या बनाना चाहता था, एक अलग राज्य बनाना चाहता था। लेकिन जो हैदराबाद के जो पीपल्स थे वो निजाम से खुश नहीं थे, तो इसीलिए जो हैदराबाद के जो पीपल्स थे उन्होंने वहां के निजाम के अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर दिया, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। यानी कि उनके द्वारा क्या कर दिया गया, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया। तो उस प्रोटेस्ट को देखते हुए वो जो विद्रोह स्टार्ट किया गया था हैदराबाद के पीपल्स के द्वारा निजाम के अगेंस्ट में, तो वहां के निजाम के द्वारा क्या है, रजाकार से भेजे गए थे। क्या भेजे गए थे, रजाकार। रजाकार का मतलब होता है कि निजाम का आर्मी, निजाम का आर्मी यानी कि निजाम की सेना। तो निजाम के द्वारा क्या है, अपनी सेना भेजी गई थी, किसको, रजाकार्स के द्वारा, रजाकार्स को भेजा गया था, जिसने हैदराबाद के पीपल्स पे क्या किया था, काफी ज्यादा क्रूर ट्रीटमेंट उनके साथ किया था। जैसे कि लोगों को मारा गया था, यानी कि लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जाने लगा था, रेपिस जैसे एक्टिविटीज किए जाने लगे थे। तो उसके बाद क्या है कि ये सारी चीजें देखने के बाद 1948 सितंबर 1948 में क्या था, जो हमारी कंट्री की जो आर्मीज थी और निजाम के आर्मीज के बीच में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर इंडियन आर्मीज ने जब हैदराबाद पे अटैक किया और जितने भी जो निजाम के जो रजाकार थे उनको क्या कर दिया, पीछे खदेड़ दिया गया। तो लास्ट में क्या हुआ, इंडियन आर्मी जैसे ही वॉर जीत गई तो निजाम को, यानी कि फिर निजाम ने क्या किया, इंडियन आर्मी के सामने या इंडियन गवर्नमेंट के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनसे साइन करवाया गया था, किस पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो तब से लेकर के आज भी हैदराबाद क्या है, हमारी कंट्री का एक पार्ट है, यानी कि हमारी एक यूनाइट कंट्री का क्या है, पार्ट है। तो ये एक स्टोरी था कि किस तरीके से हमारी कंट्री में हैदराबाद को ज्वाइन करवाया गया एक यूनाइट कंट्री बनाने के लिए। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में, इसको इरेज कर लेते हैं। ये रहा हमारा मणिपुर, ये रहा मणिपुर। मणिपुर, अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के राजा का क्या नाम था, वहां के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह, ये कहाँ के राजा थे, ये थे मणिपुर के किंग, मणिपुर के राजा थे। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर कहाँ है, हमारे ईस्ट के साइड है, यानी कि पूरब के साइड है, सॉरी पूरब के साइड है, हाँ। तो मणिपुर कहाँ है, हमारे पूरब के साइड में स्थित एक राज्य है, यानी कि ईस्ट के साइड में हमारा एक स्टेट है। वहां के राजा का क्या नाम था, बोध चंद्र सिंह। तो लोगों के द्वारा क्या है, वहां के राजा पर क्या किया जाने लगा, दबाव दिया जाने लगा। तो जिसकी वजह से जून 1948 में क्या करवाया गया था, चुनाव करवाने पड़े थे। और इस तरह से अगर हम मणिपुर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो हमारा जो राजतंत्र था या संवैधानिक राजतंत्र था, उसकी स्थापना हुई थी। और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही क्या किया गया था, सार्वभौमिक व्यवस्था से वोटिंग की गई थी, यानी कि मत अधिकार को अपनाकर चुना गया था। फिर अगर बात करें भारत में पूर्ण रूप से जो शामिल होने के बाद केवल मणिपुर की जो विधानसभा है उसमें काफी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, जो यानी कि मतभेद था वो हमें देखने को मिलता था। क्यों, इसका मेन कारण क्या था कि कांग्रेस चाहती थी, यानी कि जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर हमारे देश का पूरी तरीके से एक पार्ट बन जाए, यानी कि मणिपुर पूरी तरीके से हमारी कंट्री में शामिल हो जाए।
लेकिन बहुत से लोग यानी कि बहुत से लोग यानी कि आप ये समझिए कि कांग्रेस तो चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरीके से भारत में शामिल हो जाए, बाकी कुछ पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। अगर विधानसभा में, या हम बात करते हैं जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत से अलग मणिपुर का भारत से अलग रहने का प्रस्ताव अगर पारित हो जाता तो मणिपुर भारत में शामिल हो पाना एक इम्पॉसिबल रहता। तो इसी को देखते हुए कि जो भारत की सरकार थे ने मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण यानी कि उनसे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर साइन करवाया गया ताकि जो मणिपुर है वो भारत का क्या बन जाए, एक पार्ट बन जाए। तो मणिपुर के जो लोग थे उनको यह सही नहीं लगा और वहां की जो जनता थी काफी लंबे समय तक इस फैसले से नाराज रही। लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो मणिपुर भी क्या था, तो हमारी कंट्री का एक पार्ट बन चुका था। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के बारे में। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, JNK। अब यहां से समझते हैं हम जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या है, हमारे नॉर्थ के साइड का एक पार्ट है। यानी कि हम बात करें उत्तरी साइड, उत्तर के साइड में हमारा क्या है, एक स्टेट है, क्या है, स्टेट है। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले जो जम्मू कश्मीर क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था और वहां के राजा का क्या नाम था, हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। या मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हरि सिंह। तो जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ तो हरि सिंह चाहता था कि जम्मू कश्मीर को क्या रखा जाए, एक इंडिपेंडेंस स्टेट रख, यानी कि एक इंडिपेंडेंस रखा जाए। वो हरि सिंह जम्मू कश्मीर को ना तो भारत में शामिल करना चाहता था ना पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। लेकिन आजाद होने से पहले ही जम्मू कश्मीर क्या था, एक रियासत जो हुआ करता था जिसके राजा कौन थे, हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो क्या रहना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे। यानी कि वो किसी भी नेशंस में यानी कि किसी भी देश को ज्वाइन नहीं करना चाहते, ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे और ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, इसलिए कश्मीर क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। इसी मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद यानी कि 1947 में ही क्या है, जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया था। यानी कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा क्या कर लिया गया, हमला कर दिया गया था। तो राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंडियन आर्मी से हेल्प मांगी थी। किससे मांगी थी, इंडियन आर्मी से। तो हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट थे उनके द्वारा एक कंडीशंस ये रखी गई थी कि हमारी कंट्री हेल्प तो करेगी लेकिन राजा हरि सिंह को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा। जिसके लिए राजा हरि सिंह राजी हो गए थे और उन्होंने लास्ट में जाकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। और तब से लेकर के आज भी अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक अंग, यानी कि हमारी कंट्री का एक अभग यानी कि एक पार्ट है, यानी कि एक अखंड पार्ट है। आगे देखिए इसमें फिर क्या था, जैसे ही उसके बाद देखो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा लिया गया था तो इसमें एक बात और ये भी कही गई थी कि जब जम्मू कश्मीर की जो कंडीशंस है वो क्या हो जाएगी, जब नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद क्या है, पब्लिक रेफरेंस करवाया जाएगा। जैसे कि फिर बात करते हैं, इसमें ये भी कहा गया था कि जब जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब उसके बाद क्या है, जो नॉर्मल फिर इसमें पब्लिक रेफरेंडम भी करवाया जाएगा। अगर पब्लिक की जो भी पब्लिक की जो डिमांड होगी कि वो इंडिया में रहना चाहे तो इंडिया में रह लेंगे, या अगर वो सेपरेट होना चाहे तो सेपरेट हो। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि इसमें ये कहा गया था कि जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएगा
जम्मू कश्मीर में, तो पब्लिक के द्वारा क्या करवाया जाएगा, यानी कि रेफरेंडम भी करवाया जाएगा। और तब तक क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत का अंग रहेगा। लेकिन ये जो पब्लिक रेफरेंडम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं करवा पाया गया। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 के तहत क्या है, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का, यानी कि एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था। तो 1947 में जो पाकिस्तान के द्वारा जो कैप्चर किया गया था हमारा जो पीओके वाला एरिया है, जैसे कि आप ये देखिए, यहां से देखिए इस साइड वाला जो रीजन अगर आप बात कीजिएगा तो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा रखा गया। कब? 1947 के अटैक्स में, ये वाला रीजन। तो जिसको पाकिस्तान क्या कहता है, आजाद कश्मीर कहता है, और हमारी कंट्री के द्वारा इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम दिया गया है। तो पाकिस्तान इसे क्या कहता है, आजाद कश्मीर। तो तब से लेकर के आज तक क्या है, जो जम्मू कश्मीर है वो पीओके वाला जो हिस्सा है वो क्या है, एक दोनों देश के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज के अंदर में आता है। आज तक दोनों देशों ने मिलकर के इसको नहीं सुलझा पाया, और आज ये एक इंटरनेशनल यानी कि यूएनओ में भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज बन करके रह गया है। लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर भी क्या है, हमारे ही कंट्री का क्या है, एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि राजा हरि सिंह के द्वारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसमें हम करंट स्टेटस, सॉरी इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ। आज का लेक्चर खत्म करने से पहले ये समझिए कि करंट स्टेटस क्या है आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर का। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या है, आज के टाइम पे एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। यानी कि हमारी कंट्री का क्या है, ये एक 2 यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे आप समझिए कि जम्मू कश्मीर क्या है, 2 यूनियन टेरिटरी बन के, यानी कि 2019 में क्या था, हमारी करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत क्या है, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, वो खत्म कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को ब्रेक करके, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके ये 2 नए यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो ये करंट यानी कि करंट स्टेटस है हमारे जम्मू कश्मीर का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। लेक्चर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो रीऑर्गेनाइजेशंस किए गए थे और स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या कहेंगे, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन, इसको कहेंगे हम राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्या रिजल्ट निकल करके आए। यानी कि इन 4 लेक्चर में हमारा जो चैप्टर 1 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 23 है पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे ही चैप्टर 23 कंप्लीट होगा तब हम दोबारा से क्लास 12th की जो सेकंड बुक है उसका हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। फ्रेंड्स ये 3 दिन में मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज वो टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो चुकी थी, तो इसलिए आज से हम अपने जो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।